अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को एक कॉइल पे अप्लाई करें, जिसको हम इंडक्टर भी कहते हैं, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा किस तरह से बिहेव करेगा। तो हम ये कहते हैं इंडक्टर इज जस्ट अ कॉइल विच हैज लो रेजिस्टेंस एंड लार्ज इंडक्टेंस। इस पर हम बात करेंगे कि क्यों इसकी लो रेजिस्टेंस है और क्यों इसकी लार्ज इंडक्टेंस, वो हम देखते हैं। अच्छा, होता यूं है कि जब अल्टरनेटिंग करंट आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो अपनी ही कॉज को अपोज कर रही होती है, अप्लाइड वोल्टेजेस को अपोज कर रही होती है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है यहाँ बैक, उसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो करंट को अपोज करती है। अगर करंट बढ़ने की कोशिश करे तो उसे कम करती है। तो ये याद रहे कि जो ईएमएफ है वो लीड करेगी, वोल्टेजेस लीड करेंगे और करंट लैग करेगा। हम प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली, लेकिन अभी से बात कर रहा हूँ कि इंडक्टर में वोल्टेजेस लीड करते हैं और करंट लैग करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मैथमेटिकली किस तरह से आता है। ये वोल्टेजेस लीड कर रहे हैं, करंट लैग कर रहा होगा बाय 90 डिग्री। लाइक कैपेसिटर में तो करंट लीड कर रहा था वोल्टेज को बाय 90, वो हमने प्रूव किया। अच्छा, मैंने ये कहा कि जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है सर। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ करंट मेंटेन रहे, तो ये जो अप्लाइड वोल्टेजेस हैं उनको ईएमएफ के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो हमारे पास जो वोल्टेजेस का फार्मूला बनेगा दैट वुड बी डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ से ये बात नजर आ रही है कि जब हमने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हमें आई टी कर्व का स्लोप लेना होगा। यहाँ स्लोप ऑफ आई टी कर्व लेंगे अभी हम, तो वहां से हमें वोल्टेजेस मिलेंगे। अगर ये आई है, ये टी है, तो बाद में हम वी का ग्राफ देखते हैं कि वो इसको लीड करेगा, वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से पॉसिबल होगा। हम स्लोप लेके इस बात को साबित करेंगे। देखिए कि ये जो हमारे पास आई है, ये टी है, हम इसका स्लोप लेते हैं। जब हम इसका स्लोप लेंगे तो हमें ये नजर आ रहा है कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम एट द स्टार्ट, इस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम। तो स्लोप क्या दे रहा होगा? वोल्टेज। तो साथ साथ वोल्टेज इसके लिए पॉइंट भी लगाते जाइए, यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम। जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ स्लोप जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है वो यहाँ वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। जब इस जगह पे पहुंचूंगा तो यहाँ फिर से मेरे पास स्लोप मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम। तो यहाँ वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएंगे। जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो दोबारा से स्लोप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है स्लोप जीरो है, तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएंगे, ये ग्राफ लग जाएगा। मैं यहाँ पहुंचूंगा तो दोबारा से पॉजिटिव मैक्सिमम होगा स्लोप, इसका मतलब वोल्टेज मैक्सिमम होंगे। तो यूं आप स्लोप से वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो मेरे पास वोल्टेजेस हासिल होंगे। ये वोल्टेज का ग्राफ बनेगा। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास करंट था दैट वाज आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, और जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो वोल्टेजेस जो है वो वी नॉट कॉस थीटा बनेगा। अगर सादा बात करूं तो ये बात बेजाना होगी। यहाँ ये नजर आ रहा है, ये कॉस का फंक्शन आ रहा है और ये साइन का है। अब इन दोनों बातों को अगर मिला के हम एक ही डायग्राम में जो ऑलरेडी हमने देखी है उसमें अप्लाई करें तो आपको नजर आएगा कि ये वोल्टेजेस जो है वो मैक्सिमम थे जब करंट जीरो। ग्राफ बनाए तो हमारे पास जो ग्राफ, यहाँ से नजर आता है कि वोल्टेज लीड करते हैं, आगे चलते हैं, टाइम का डिफरेंस। वोल्टेज लीड करते हैं, करंट लैग करता है। तो अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो करंट रेफरेंस है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव ही बढ़ रहा है, तो वोल्टेज इसको लीड कर रहे हैं। तो ये वेक्टर डायग्राम है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करंट और वोल्टेज असल में तो वेक्टर नहीं है, आपको पता स्केलर है। तो हम इनको कहते हैं ये फेजर्स हैं। फेजर्स का मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटिटीज है इनमें जो डायरेक्शन होती है बेटा, ये जो सॉरी एंगल होता है, ये जो एंगल है वो डायरेक्शन नहीं देता बेटा। वेक्टर्स की दुनिया में तो ये जो थीटा होता है, थीटा ये डायरेक्शन देता है, लेकिन फेजर्स की दुनिया में ये जो थीटा है
वो डायरेक्शन नहीं, वो टाइम का डिफरेंस बताता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि वोल्टेजेस जो है वो हमारे पास लीड कर रहे हैं और करंट को दबा रहे हैं, तो करंट जो है वो लैग करेगा टाइम के डिफरेंस के साथ। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास इंडक्टर है इसमें करंट का फार्मूला V/R नहीं है, बल्कि ये रिएक्ट कर रहा है। सर किसको? जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो इंडक्टर रिकवर करता है, रिएक्ट करता है, तो लिहाजा इसकी रुकावट को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसमें रिएक्टेंस आएगी। तो इसका फार्मूला ओमेगा एल के बराबर है, इसको 2πfl भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर प्योर डीसी करंट हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, लिहाजा उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगी। ठीक है। अब होता क्या है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंडक्टर की रुकावट बढ़ती है। ठीक है सर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जितना ज्यादा करंट चेंज होगा, उतना इंडक्टर की रुकावट चेंज होगी, ये उसको उतना ही अपोज करेगा। तो डीसी तो ज़ाहिर चेंज ही नहीं होगा, तो ये अपोज भी नहीं होगा, लिहाजा ये डीसी को अलाउ करता है और एसी को जो है वो ब्लॉक करता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, थंब पॉइंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इट अलाउज डीसी एंड इट ब्लॉक्स एसी। कैसे करता है ये? एसी को रोकता कैसे है करंट को? बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रोकता है, वो भी हम आगे देखेंगे इस तरह से। अच्छा, एक प्योर इंडक्टर में पावर डेसिपेशन 0 होती है। अगर मैं बहुत सिंपल वे में बताना चाहूँ तो हमने पढ़ा है कि फार्मूला जो था PV/I cos थीटा था। तो यहाँ वोल्टेज और करंट में एंगल 90 है, तो प्योर इंडक्टर में पावर डेसिपेशन 0 होती है। और अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं पूरे एक साइकिल के दौरान तो हम प्रूव कर सकते हैं। जरा देखिए, ये हमारे पास करंट का कर्व है, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज लीड कर रहे हैं करंट को। ठीक है, हर वक्त जो है आपको नजर आ रहा है कि यहाँ करंट के अगर हम एंगल्स लिखें तो यहाँ हमारे पास करंट के लिए 0 है, यहाँ 90 है, लेकिन वोल्टेजेस के लिए यहाँ 180 बन चुका होगा। ठीक है, इसी तरह एंगल जो है वो आगे आगे चलेंगे तो दोनों में कॉन्टिन्यूसली डिफरेंस π/2 का है। ये शुरू में 0 है, ये π/2 है, तो शुरू में ही π/2 का फेज डिफरेंस है, ये एंड तक चलता है फेज का डिफरेंस है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम पूरे साइकिल में एक्सप्लेन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, ये जो क्वार्टर साइकिल है पहला 0 से T/4 तक, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये जो पहला क्वार्टर साइकिल है, इसमें अगर आप देखें तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, आपको नजर आ रहा है लाइन से ऊपर पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव है। इसका मतलब है इंडक्टर ने पावर रिसीव की हुई है, ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है, ये देखिए T/4 से T/2, जिसको मैंने ओपन छोड़ा है, तो उसमें अगर आप देखें तो नजर आ रहा है कि वोल्टेज तो नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव हिस्से में ही रहा है। ठीक है, आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है जो उसने पावर रिसीव की थी वो सारी पावर लौटा दी है उसने। ठीक है, याद है साइकिल में यूं हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वार्टर साइकिल होगा, ये T/2 से लेकर 3T/4 तक अगर आप देखें, यहाँ से दोनों नेगेटिव है, यहाँ करंट भी नेगेटिव आ रहा है और वोल्टेज का कर्व तो पहले ही नेगेटिव में चल रहा है, दोनों नेगेटिव है, तो हमारे पास जो नेट है वो पॉजिटिव आएगा। देखें, इसका मतलब है इंडक्टर ने पावर रिसीव की है। और लास्ट क्वार्टर साइकिल ये वाला जो है हमारा, यहाँ से 3T/4 से T तक, यहाँ आप देखें हमारे पास वोल्टेज का हिस्सा पॉजिटिव है लेकिन करंट का नेगेटिव है, तो नेट आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब उसने पावर रिटर्न कर लिया, तो लिहाजा इसमें नेट पावर लॉस 0 है, नेट वर्क डन 0 है, नेट एनर्जी लॉस 0 है, एक प्योर इंडक्टर। समझ गए बात को जी? अच्छा, अब ये जो हमारे ये टॉपिक तो खत्म हो गया बेटा, एसी थ्रू इंडक्टर आए, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। अब एक इंडक्टर को हम चोक का नाम भी देते हैं। इंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज अ चोक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो इंडक्टर है वो करंट को दबाता है, दबाने को चोक कहते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इस कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इस पर तफसीली बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज है, लो रेजिस्टेंस है और हाई इंडक्टेंस है।
रेजिस्टेंस लो क्यों है? इसमें हम थिक कॉपर वायर यूज करते हैं, थिकनेस की वजह से रेजिस्टेंस कम है। इसके अलावा हम जो कॉपर की तारें यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम है। इंडक्टेंस का ये फार्मूला, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, टाइटली वाउंड वायर होती है, ज्यादा इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा। तो ये चोक की प्रॉपर्टी है। अब इसके फायदे क्या वो देखते हैं। देखिए मसलन अगर आप एक रजिस्टर के जरिए करंट को कंट्रोल करना चाहें तो रजिस्टर के जरिए आप करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, जरा देखिए जरा। रजिस्टर के जरिए आप करंट को कंट्रोल करते हैं, सर रेजिस्टेंस बढ़ा के तो करंट कंट्रोल करेंगे, लेकिन पावर लॉस आएगा। पावर लॉस के फार्मूला में क्या है, आई स्क्वायर आर। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी पावर लॉस ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा जाया होगी। तो लिहाजा हम ये नहीं चाहते कि हम एनर्जी को कंट्रोल करें, पावर को करंट को कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर, क्योंकि उसमें तो एनर्जी का ज़या होगा। तो फिर हम किसके जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं? इंडक्टर के जरिए। देखिए इंडक्टर भी करंट को कंट्रोल कर सकता है। किस तरह? एक्सेल बढ़ा के। एक्सेल कैसे बढ़ाता है? इंडक्टेंस बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। सर ये करंट कंट्रोल करेगा तो इसमें पावर लॉस क्या होगा? आई स्क्वायर आर। लेकिन इसकी तो रेजिस्टेंस है ही बहुत कम, इतनी कम है कि ऑलमोस्ट जीरो थी है इसकी रेजिस्टेंस। आपकी बुक में लिखते हैं, हमने प्रूव किया अभी कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब इसमें पावर लॉस तो नहीं होगा। तो इसलिए हम इंडक्टर को यूज करते हैं। मसलन एक फैन का रेगुलेटर है, उसको आपने फैन को कम किया, उसको स्लो किया, आपने उसकी वैल्यू जो है 3 से 2, 2 से 1 की है, आपने रेगुलेटर को मूव किया, ठीक है, तो करंट कम होगा। अच्छा अगर वहाँ करंट को कम करने के लिए अगर आप एक रेजिस्टर यूज करते तो वहाँ तो पावर लॉस हो जाता, फायदा तो ना हुआ आपको स्लो करने का फैन। तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं? फिर एक इंडक्टर यूज करते हैं। इंडक्टर में पावर लॉस कम होगा, मिनिमम पावर लॉस होगा। तो बुक में एक जुमला लिखा है कि इट कंट्रोल्स द करंट विद मिनिमम पावर लॉस। तो इसलिए हम इंडक्टर यूज कर सकते हैं जो है फैन में करंट कम करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली तो जो इकोनॉमिकल है वो रजिस्टर पड़ता है, तो रजिस्टर ही यूज करते हैं ज़्यादा। लेकिन आइडियली बात करते हुए वी शुड यूज एन इंडक्टर। जो अच्छे हमारे पास फैंस के रेगुलेटर्स उनमें इंडक्टर्स यूज होते हैं। तो वो एक चोक है। इस सारी सब मुझे आगे बात की। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैंने क्लियर किया है। तो अब इस सारी कहानी को, चोक को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम देखते हैं ट्यूब लाइट है उसमें क्या कहानी होती है, उससे भी हमारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे। तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, ये जरा चीजों को क्लियर कर देगा। इसे हम देखते हैं। देखिए जो ट्यूब लाइट होती है उसके साथ पीछे एक लगा होता है कंपोनेंट जिसे चोक कहते हैं। वो असल में क्या है? वो एक इंडक्टर है, ठीक है। वो उसके अंदर करंट को कंट्रोल कर रहा है, रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। असल में जब हम ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करेंगे तो उसमें फौरन से, इतनी बड़ी ट्यूबलाइट में जो है करंट फौरन से फ्लो नहीं कर सकता, चार्जेस आयोनाइज नहीं हो पाते 220 वोल्ट पे। गैसेस आयोनाइज नहीं होती, सॉरी चार्जेस कह रहा हूँ, गैसेस आयोनाइज नहीं होंगी, चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं हाई वोल्टेज हो। तो उसके लिए हम फिर क्या तरीका कार करते हैं वो जरा गौर कीजिएगा। वो हम यूं करते हैं कि हम उसमें सर ईएमएफ को बढ़ाते हैं। ईएमएफ बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? इंडक्टेंस ज्यादा रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होते हैं, उसकी ईएमएफ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एकदम से 400 वोल्ट हो, 500 हो, तो वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट को ब्रेक करते हैं। सर्किट को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्टार्टर। तो स्टार्टर क्या करता है? सर्किट को ब्रेक करता है, फिर ऑन करता है, फिर ब्रेक करता है, फिर ऑन करता है, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। उसके अंदर क्या सिलसिला, उसके अंदर की फिजिक्स बड़ी मजे की है, वो जरा देखिए। जब स्टार्टर ऑफ करेगा तो जो करंट मौजूद होगा वो एकदम से जीरो होगा। एकदम से जीरो होगा तो करंट का चेंज बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा चेंज आने से ईएमएफ बढ़ेगा, और टाइम तो ना होने के बराबर लगा है तो ईएमएफ फिर से बढ़ेगा। तो लिहाजा 400-500 वोल्ट वहां प्रोड्यूस होते हैं। तो उनकी वजह से गैसेज आयनाइज हो जाती है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस चोक ने हमारे लिए एक काम तो ये किया कि सर उसने हाई वोल्टेजेस दिए,
दो काम करता है लिहाजा इट सप्लाइज हाई वोल्टेज, इट गिव्स हाई वोल्टेज हाई वोल्टेजेस दे रहे हैं एंड आल्सो कंट्रोल्स करंट। अच्छा कैसे? अच्छा एक पॉइंट यहाँ एक क्लियर कर लेंगे, जो आपका स्टार्टर है जब वो ऑन होता है ना तो एकदम से इतना ज्यादा चेंज नहीं आता करंट का, 0 से आई कितना को बढ़ जाएगा करंट, बहुत चेंज नहीं आएगा, ज्यादा ईएमएफ इतना बढ़ता नहीं। लेकिन जब वो ऑफ होता है तो करंट एकदम से 0 होता है फौरन से, तो वो चेंज आता है, उस वक्त जो है मैक्सिमम वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। बहरहाल तो अब जब ये करंट काफी ज्यादा चलेगा तो उसको कंट्रोल भी यही करता है। कंट्रोल कैसे करता है वो हमने देखा है कि ये अपोजिशन ऑफर करेगा एक्स उस फार्मूले के तहत। उस फार्मूले में हमने ये देखा है कि वहाँ ये अपोजिशन जो है वो ऑफर कर रहा होगा I इज इक्वल टू वी ओवर एक्सएल के फार्मूले के मुताबिक इंडक्टेंस के बायस। सर इसमें हाई इंडक्टेंस है उसके बायस वो करंट को कंट्रोल भी करता है। तो यूं ये आपको समझ आ गई होगी कि ये इंडक्टर जो है बेटा ये चोक हमारे लिए क्या क्या जो है फंक्शंस कर रहा होता है। आई थिंक एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो आज हमने दो चार बातें चीज की, हमने कहा है कि एसी थ्रू इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, उसकी वेक्टर डायग्राम की, और हमने प्रूव किया कि इंडक्टर में वोल्टेजेस लीड करते हैं, करंट लैग करता है, और फिर हमने कहा है प्योर इंडक्टर में पावर डेसिपेशन 0 होती है। तो ये बातें खत्म करने के बाद फिर हमने एक नई बात पढ़ी है कि इस इंडक्टर को चोक भी कहते हैं। तो चोक में की मिनिमम जो है रेजिस्टेंस होती है और हाई इंडक्टेंस होती है, उसके फवायद हैं। फिर हमने ये प्रूव किया है कि हम करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं विद मिनिमम पावर लॉस। पावर लॉस से तो कंट्रोल कर ही कर सकते थे रेजिस्टर के जरिए, तो हम इंडक्टर के जरिए कंट्रोल करते हैं। फिर आखिरी बात आपसे ये हुई है कि ट्यूबलाइट जो है उसके ऑन ऑफ के फंक्शन में हमने कहा है कि उसके अंदर भी एक इंडक्टर लगा होता है, वो दो काम करता है, हाई वोल्टेजेस भी दे रहा होता है और करंट को कंट्रोल भी कर रहा होता है विद मिनिमम पावर लॉस। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।